नमस्कार, न्यूज़ 8 आप देख रहे हैं। विपक्षी खेमे में सियासी सरगर्मी बढ़ रही है। आज दिल्ली में इस समय डीएमके अध्यक्ष तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने सामाजिक न्याय को लेकर बैठक बुलाई हुई है और इस बैठक में जातिगत जनगणना को लेकर मंथन चल रहा है। विपक्ष इस मसले को लेकर लामबंद सा होता हुआ दिख रहा है। इस बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव, मनोज झा, अखिलेश यादव, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, राजस्थान के अशोक गहलोत, कांग्रेस के आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, सीपीएम के सीताराम येचुरी, सीपीआई के नेता और टीएमसी के नेता भी शामिल हैं। ओबीसी की जनगणना क्यों नहीं, जातिगत जनगणना क्यों नहीं हो रही? तो मैंने तो अपने दल की ओर से कॉल भी दिया, इफ नो कास्ट सेंसस देन देयर शुड बी नो सेंसस। सीधी सी बात, क्योंकि आंकड़े आपको चाहिए। नीतियां कैसे बनाओगे भाई? पॉलिसी फ्रेमवर्क कैसे डेवलप करोगे? ये मतलब आप ऐसे ही अंधेर नगरी बना करके सुरमा बेचते रहोगे? ये नहीं होना चाहिए। उसी संदर्भ में आज बातचीत थी, व्यापक सहमति बनी है, रेजोल्यूशन भी एक अडॉप्ट किया जाएगा और ये जो घड़ियाली आंसू बहाते हैं ना ओबीसी के नाम पर, ये सब एक्सपोज होंगे और एक्सपोज हो रहे हैं। मैं समझता हूँ सामाजिक न्याय का मुद्दा जरूरी है और उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। जाति जनगणना से क्यों ये सरकार भाग रही है? जो सरकार डिजिटल इंडिया की बात करती है, टेक्नोलॉजी के इतने आगे पहुंच जाने की बात करती है, वो कास्ट सेंसस नहीं करा सकती। कास्ट सेंसस कराने में क्या दिक्कत है? इस देश में किस जाति के लोग कितने रहते हैं उसके आधार पर आप उनको न्याय दे पाएंगे। मानहानि के मामले में दोषी करार दिए गए राहुल गांधी को आज सूरत के सेशंस कोर्ट से कुछ राहत मिली है। सजा के खिलाफ उनकी अपील पर कोर्ट ने 13 अप्रैल को सुनवाई की तारीख तय की है। आप देखें कि राहुल गांधी के साथ उनकी जो बहन प्रियंका गांधी हैं वो भी साथ में जा रही हैं। दोनों ही आज राहुल जी बात करेंगे थोड़ा सा। राहुल जी सेशन कोर्ट में पेश होने के लिए जब राहुल गांधी दिल्ली से सूरत पहुंचे तो साथ में प्रियंका गांधी वाड्रा भी रहीं। और साथ रहे कांग्रेस के कई दिग्गज नेता। सभी एक बस में बैठकर अदालत पहुंचे। राहुल जी, एक राजनीति से प्रेरित मामला है। राजनीतिक रूप से राहुल जी को प्रताड़ित किया जा रहा है, राहुल जी को हैरास किया जा रहा है, तो हम सब उनके सपोर्ट में, उनको एक समर्थन देने के लिए, उनको नैतिक समर्थन देने के लिए उनके साथ खड़े और होना पड़ेगा, क्योंकि हमारे नेता है, हमारे सबसे बड़े नेता है। अदालत की कार्यवाही ज्यादा लंबी नहीं चली। राहुल गांधी को 15,000 के निजी मुचलके पर जमानत मिल गई और मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुनवाई के लिए 13 अप्रैल की तारीख। देखिए, आज राहुल गांधी जी की अपील फाइल हुई और उसके साथ साथ हमने 3 एप्लीकेशंस फाइल की थी। जो बेल एप्लीकेशन थी, उनकी कन्विक्शन के स्टे के लिए एप्लीकेशन थी और उनके सेंटेंसिंग के स्टे के लिए एप्लीकेशन थी। उनकी सेंटेंसिंग आज स्टे हो गई है, उनको बेल एप्लीकेशन है वो भी ग्रांट हो गई है और उनको बेल मिल गई है। अब जो उनकी कन्विक्शन का स्टे के लिए जो एप्लीकेशन है वो 13 तारीख को सुनी जाएगी। राहुल गांधी को फौरी राहत तो मिल गई है, लेकिन संसद की सदस्यता बहाली के लिए कानूनी लड़ाई अभी लंबी चलेगी। जहां तक कन्विक्शन पे स्टे करने की जो बात है तो उस पर 3 मई को बात होगी और तब तक के लिए ये जो मामला है वो एक तरह से होल्ड पर चला गया है, लेकिन ये सुनवाई अभी लंबी चलेगी और आखिरकार संसद की सदस्यता को लेकर कोर्ट में क्या कुछ होता है इस पर निगाह बनी रहेगी और उसी के आधार पर आगे की कानूनी राह कांग्रेस पार्टी लेगी। इस बीच बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो नेताओं के जमावड़े के जरिए अदालत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने इसे बेतुका आरोप बताया। सेंटेंस और कन्विक्शन दोनों का स्टे करने के लिए 13 तारीख की हियरिंग तय हो गई है। 13 अप्रैल जी। और बेल एक्सटेंड हो गई है। बेल कब तक एक्सटेंड हुई है? वो टिल द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द केस। अच्छा, बीजेपी एक बड़ा आरोप लगा रही है कि जितनी बड़ी तादाद में आप लोग यहाँ पर आए हैं, न्यायालय को प्रभावित करने के लिए, उन पर दबाव डालने के लिए आए हैं। कभी नहीं। तो क्या मकसद था आप लोगों के यहाँ पे आने का? क्योंकि राहुल जी आ रहे थे इसलिए आए। अगली तारीख पर राहुल गांधी को पेशी से छूट मिल गई है। इस मामले में कानूनी रास्ते के साथ साथ
कांग्रेस राजनीतिक तौर पर भी लड़ने की कोशिश में है और इसीलिए विपक्ष लामबंद होता दिख रहा है। सूरत से उमा शंकर सिंह की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीबीआई के आज एक समारोह में भ्रष्टाचार को लोकतंत्र और न्याय के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है। उन्होंने कहा कि सीबीआई की प्रमुख जिम्मेदारी देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करना है। जहां भ्रष्टाचार होता है वहां सबसे पहले युवाओं के सपने बलि चढ़ जाते हैं, युवाओं को उचित अवसर नहीं मिलते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बगैर नाम लिए विपक्षी दलों पर एक बार फिर से निशाना साधा। सीबीआई के मंच से कहा कि पहले की सरकारें सिर्फ भ्रष्टाचार और परिवारवाद के लिए जानी जाती थीं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। साल 2014 के बाद हमारा पहला दायित्व व्यवस्था में भरोसे को फिर कायम करने का रहा। 10 वर्ष पहले जब आप गोल्डन जुबिली मना रहे थे तब देश में क्या स्थिति थी? तब की सरकार के हर फैसले, हर प्रोजेक्ट सवालों के घेरे में थे। करप्शन के हर केस में पहले के केस से बड़ा होने की होड़ लगी हुई थी। नरेंद्र मोदी ने सीबीआई के डायमंड जुबली समारोह चिंतन शिविर के उद्घाटन पर सीबीआई की खुलकर तारीफ की और कहा कि उन्हें किसी भ्रष्टाचारी से डरने की जरूरत नहीं। आज देश में करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राजनीति की इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं है। आपको कहीं पर भी हिचकने, कहीं रुकने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं जिनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं वो बहुत ताकतवर लोग हैं। बरसों बरस तक वो सरकार का, सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। ये लोग आपका ध्यान भटकाते रहेंगे, लेकिन आपको अपने काम पर फोकस रखना है। कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। लेकिन बीते सालों में सीबीआई सवालों से घिरी रही है। सुप्रीम कोर्ट ने उसे सरकार का तोता बताया था और इन वर्षों में विपक्ष का इल्जाम रहा है कि सीबीआई बस विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई कर रही है। जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली के विपक्षी सरकारों के बड़े नेताओं पर छापे पड़े, पूछताछ की गई। उनमें से कई को जेल भी भेजा गया। दिलचस्प ये भी है कि कुछ ही दिन पहले सीबीआई और ईडी के राजनीतिक इस्तेमाल के खिलाफ विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखी है। नई दिल्ली से नीता शर्मा की रिपोर्ट। और टैक्स कलेक्शन बढ़ गया। आपको बता दें, केंद्र सरकार के मुताबिक 2022-23 के वित्तीय वर्ष में 16.61 लाख करोड़ रहा नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन। सरकार के अनुसार ग्रॉस कलेक्शन अनुमान से 2.41 लाख करोड़ ज्यादा रहा। 2021-22 के वित्तीय वर्ष में 14.12 लाख करोड़ था नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन। एंटी इनकम्बेंसी और गुटबाजी से जूझती बीजेपी ने कर्नाटक में विधानसभा चुनावों के उम्मीदवारों का नाम तय करने के लिए ब्लॉक और जिला स्तर पर वोटिंग कराई है। सभी 224 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 3-3 नाम तय किए गए, जिन्हें बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेजा जा रहा है। चिकबलापुर में बीजेपी टिकट की दावेदारी को लेकर 2 गुट भिड़ गए। कुछ ऐसा ही नजारा चिकमंगलुरु में भी हाल ही में दिखा, जब बीजेपी का उम्मीदवार किसे बनाया जाए और किसे नहीं,
इस बात को लेकर येदियुरप्पा के सामने हंगामा हुआ और येदियुरप्पा को अपना रोड शो छोड़ना पड़ा। अंदरूनी लड़ाई सड़क पर आई तो बीजेपी ने दूसरे कुछ राज्यों की ही तरह यहां भी उम्मीदवार तय करने के लिए सर्वे का सहारा लिया। वोटिंग हुई, हर सीट से 3-3 नाम तय किए गए। सो फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, ऐसे थर्ड प्रेफरेंस, ऐसे 3 लोगों को वो उधर से जिता के लेते हैं। उसके बाद आज से हमारा कार्यक्रम शुरू होगा। तो उसका कोर कमेटी, स्टेट कोर कमेटी में उनका वो डिस्कशन होगा। उसके बाद क्या क्या नाम निकलते हैं वो सभी हम दिल्ली को भेजेंगे। दिल्ली से हमारा अनाउंसमेंट होगा। बीजेपी के संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट तय करने के लिए जिला और पंचायत स्तर पर 20,000 पार्टी कार्यकर्ताओं, कोर कमेटी मेंबर्स के साथ साथ वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। 40% कमीशन सरकार के आरोपों से घिरे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के बारे में आम धारणा बन गई है कि वो अब 2 सीटों से लड़ेंगे, अपनी मूल शिग्गांव के साथ साथ एक और सीट से। दूसरी सीट लिंगायत बाहुल्य चंगेरी हो सकती है, जहां से मडाल विरूपक्षा चुनाव लड़ते थे। लेकिन हाल ही में लोकायुक्त पुलिस ने उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया है। कांग्रेस अब बीजेपी के उम्मीदवारों के चयन प्रक्रिया पर चुटकी ले रही है। आज कार्यकर्ता बीजेपी का बहुत डिस्टर्ब है। नेताओं ने, चीफ मिनिस्टर साहब और उनके कैबिनेट कोलीग्स ने और जितने नेता हैं उन्होंने तो पैसा बना लिया 40%। कार्यकर्ता रह गया भूखा, कार्यकर्ता रह गया नीचे ज़मीन पे। तो कार्यकर्ता को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए अगर विदाउट कार्यकर्ता जाएंगे चुनाव में तो और पीटेंगे। तो इसीलिए कार्यकर्ता को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए थोड़ा बहुत उसको मनाने के लिए ये किया है और कुछ नहीं। 10 मई को कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव होने हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट अब तक नहीं आई है। ऐसे में बीजेपी का चुनाव प्रचार लगभग थम सा गया है, क्योंकि मुट्ठी भर नेताओं को छोड़कर किसी को पता नहीं कि उन्हें टिकट मिलेगा या नहीं। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। और पश्चिम बंगाल में राजनीतिक पारा बढ़ा हुआ है। हावड़ा में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से एक रिपोर्ट मांगी है। हाईकोर्ट ने सरकार से 5 अप्रैल तक रिपोर्ट देने को कहा है और अब इस याचिका पर 6 अप्रैल को सुनवाई होगी। परमिशन ना देওয়া সত্ত্বেও এত রাস্তা থাকতেও ঢুকে যাচ্ছে মাইনরিটি অঞ্চলে জেনে শুনে, এবং সেখানে গিয়ে দেখেছেন আপনারা ফলের গাড়ি, রমজান মাসে তারা ফল কিনে খায়, ফলের গাড়িগুলো জ্বালিয়ে দিয়েছে, বন্দুক নিয়ে ডান্স করছে। আমি বললাম বন্দুক নিয়ে ডান্স করছো, কালকে রিসরাতেও মিছিল করার পরে করেছে। আর একটা দিন আমি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে সতর্ক করব, 6 তারিখটাও মনে রাখবেন আমাদের ছেলে মেয়েরাও। 6 তারিখটা আমরা বজরংবলীকে সবাই সম্মান করি, কিন্তু ওরা যেন দাঙ্গার নামে আবার কোনো প্ল্যান করতে না পারে, এটা মাথায় রেখে দেবেন। সারা ভারতবর্ষে করছে। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रविवार को रामनवमी जुलूस के दौरान हुई हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। हुगली में हुई इस हिंसा के बाद उन्होंने बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को दोबारा चेतावनी दी है। बीजेपी के राज्य अध्यक्ष सुकांता मजूमदार को हिंसा प्रभावित क्षेत्र में जाने से रोक दिया गया था। पुलिस किसी भी तरीके से हमारे साथ कोऑपरेशन करने के लिए उनका मूड ही नहीं है। हम जहाँ पे हैं यहाँ पे 144 नहीं है, जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ पे 144 नहीं है, लेकिन फिर भी पुलिस हमें जाने के लिए रोक रहे हैं। हम बोले कि 3 आदमी जाएंगे, हम पैदल जाएंगे, गाड़ी छोड़ के जाएंगे, फिर भी पुलिस हमें नहीं अलाउ कर रही है। ये पुलिस पूरी तरीके से TMC की ऑर्डर के साथ काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने हुगली जिले के जीटी रोड पर कई घंटा तक धरना पे बैठे रिश्रा में हुए हिंसा के प्रतिवाद में और पिछले कुछ दिनों में ऐसा रामनवमी से जुड़े हुए हिंसा न सिर्फ रिश्रा में हुआ है बल्कि हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में भी हुआ है।
पुलिस सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया कि जुलूस के दौरान डीजे से तेज आवाज में गाने बजाए जा रहे थे। इसमें शामिल लोगों ने मस्जिद के सामने तलवारें भी लहराईं। पुलिस का ये भी कहना है कि रामनवमी की रैली देर से निकाली गई थी। पुलिस के मुताबिक मस्जिद को निशाना बनाए जाने की अफवाह फैलने के बाद हिंसा की शुरुआत हुई। स्थानीय लोगों की दुकानों में आग लगा दी गई। दुकानदारों का सब कुछ लुट गया। उनका कहना है कि देखते ही देखते बड़ी तेजी के साथ हालात बिगड़ गए। रोजा खुलने चले गए 4-5 बजे बंद करके, उसके बाद सुनने में आया कि भगदड़ आग तो उतार दिया, आग लगा दिया। हम लोग आए नहीं फिर यहाँ पर। फिर हम लोग आए नहीं, आने के बाद फिर सुबह आए, बहुत डर गए। देखे सामानों का सम्राट विभाग इधर उधर है। चाय का दुकान था, यही बिस्कुट खस्ता का दुकान था। पूरा जला दिया गया? पूरा उसमें आग लगाया था, इसमें आग नहीं, खाली तोड़ के सब सामान ले गया। और उनका मशीन था, हाथ मशीन था, ले गया उठा के। टेबुल था, नया टेबुल ले गया, चौकी सब ले गया सर। सोमवार सुबह कोलकाता हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की याचिका पर सुनवाई की, जिन्होंने मामले की एनआईए से जांच करवाने की मांग रखी है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से हावड़ा की घटना पर रिपोर्ट मांगी है और संवेदनशील जगहों पर पुख्ता सुरक्षा इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। रिश्रा में रामनवमी के जुलूस के दौरान हंगामा के बाद आज यहाँ पे फिर से राजनीतिक हलचल। बीजेपी के नेता यहाँ पहुंचे हैं और पुलिस से टकरार हो रहे हैं क्योंकि वो आगे जाना चाहते हैं। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कहा है कि रामनवमी में जो हिंसा हुए है वैसे हादसा फिर 6 तारीख को हो सकता है। अब देखना यह है कि हिंसा को लेकर राजनीति कैसे खत्म होगा और कब खत्म होगा, क्योंकि राजनीतिक जो वारदात यहाँ पे हो रहा है वो खत्म होने का चांस नहीं है। कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ रिश्रा, हुगली जिला से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। मध्य प्रदेश में इंदौर में बावड़ी हादसे के बाद प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। यहाँ श्री बेलेश्वर महादेव मंदिर का अवैध निर्माण तोड़ा गया है। कार्रवाई इंदौर नगर निगम ने की है और इस दौरान किसी तरह का उपद्रव ना हो, इसके लिए 4 थानों की फोर्स को तैनात किया गया था। 5 से ज्यादा पोक्लेन मशीनों और जेसीबीज के जरिए अवैध निर्माण गिराया गया। 30 मार्च को रामनवमी के मौके पर मंदिर में बावड़ी के ऊपर बनी छत गिरने से 36 लोगों की मौत हो गई थी। और दिल्ली की तर्ज पर आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार भी मुफ्त योगा क्लासेस शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने योजना का ऐलान किया। इसे मुख्यमंत्री दी योगशाला स्कीम नाम दिया गया है। शुरुआत 4 शहरों अमृतसर, फगवाड़ा, लुधियाना और पटियाला से होगी और उसके बाद इसे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। एक ग्रुप में कम से कम 25 लोगों का होना अनिवार्य होगा। बहुत फायदा होता है। हम ध्यान और योगा जो है उसको दोबारा रिवाइव करना चाहते हैं। हम पंजाब में योगा